हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है अभी 15 मार्च को होने वाला है। उसके लिए रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है इस एग्ज़ाम का, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अभी लास्ट डेट नहीं गया निकला है, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप myupsc.com पे जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको अवेलेबल है। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है उनको टाइमली डिटेल्ड सॉल्यूशन वगैरह मिल रहा है। और कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। जिन्होंने यूपीएचईएससी का एग्ज़ाम दिया है, अभी रिवाइज्ड कट ऑफ निकाला है उन्होंने, आयोग ने, तो आप वो भी जाके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 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 नंबर फर्स्ट है। बताना चाहूँगा जो बताना चाहूँगा कि आपको एक तो अभी होपफुली जल्दी ही है जो कौन से ज़्यादा टॉप, क्योंकि टाइम कम है और ये वापस रीओपन किया है अप्लाई के लिए, तो कुछ नए भी एस्पायरेंट्स इसमें जुड़े हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने ही हैं। उन पे एक मैं अलग से आपको बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं ज़्यादातर। प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी आने वाले 1-2 दिन में है जो वो मैं करवा दूंगा आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? इनमें से कौन सा जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखा गया है? देखिए, जो दिव्य दान है, दिव्य दान इसका करेक्ट आंसर होगा। ये संस्कृत में लिखा गया है। ये भी बौद्ध धर्म, ये सारे ही बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं। इसमें से जो दीपवंश और महावंश है, दीपवंश और महावंश, ये दोनों ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसमें जो श्रीलंका के राजा हैं उनका वर्णन है। और जो ये महावंश और दीपवंश है, इनके अकॉर्डिंग जो अशोक ने थर्ड बौद्ध काउंसिल बुलाई थी, तृतीय बौद्ध संगीति, और जो मोगलीपुतिस की सहायता से उन्होंने जो एक डिसिप्लिन और यूनिटी का प्रयास किया था, वो उसका मेंशन इन्हीं में है, इन्हीं ग्रंथ में उसका मेंशन है। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अदरवाइज ये दिव्य दान है, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ये संस्कृत में लिखा गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? देखिए, जो पहला सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी ने, ये किया था 1917 में। 1917 में शुरू किया था ये। अप्रैल 19 अप्रैल 1917 को। ये बिहार में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से शुरू किया था इन्होंने। इसमें जो नील की खेती करने वाले थे काश्तकार, उनके लिए आंदोलन किया था इन्होंने। इंडिगो कल्टीवेशन आपने सुना होगा, यह आपको ध्यान रखना है। ये पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की? देखिए, पंच सिद्धांतिका क्या है, इसमें जो खगोल शास्त्र है उसका वर्णन है। इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है बराह मिहिर ने। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये साइंटिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन थे, जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इसकी रचना की है और इसमें जो खगोल शास्त्र है उसका वर्णन किया है। ये उज्जैन के रहने वाले थे, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था, यह आपको ध्यान में रखना है।
ज्योतिषी थे। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में सारथी ऐप लॉन्च किया है? सारथी ऐप ये कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है? इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? देखिए, ये जो सारथी ऐप है ये लॉन्च किया है सेबी ने। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च किया है ये। और ये किस लिए लॉन्च किया है? जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, इसके लिए ये लॉन्च किया है। इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के ये ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जो केवाईसी प्रोसेस है, ट्रेडिंग है, म्यूचुअल फंड है, सिक्योरिटी मार्केट्स हैं, इनके लिए फिर ये लॉन्च किया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये सेबी ने लॉन्च किया सारथी ऐप। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आप कोई पीसीएस पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेबी, सेबी का पहले भी हम कर चुके हैं। ये कब एस्टेब्लिश हुआ है सेबी? ये अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। और इसको कब स्टेट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन हुआ है इसका? जनवरी 1992 में। जनवरी 1992 में इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी, जबकि इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से गलत कौन सा है? सो जो तीसरी अनुसूची है, थर्ड शेड्यूल, इसमें मेंशन है ओथ सेरेमनी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनका शपथ का क्या तरीका होगा उसका उल्लेख है, ये सही है। जो सिक्स्थ अनुसूची है इसमें भारत अनुसूचित क्षेत्र, भारत के जो अनुसूचित क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज हैं इंडिया के, उनका जिक्र है। सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसका है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, किस राज्यसभा किस स्टेट से राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, ये इसमें सही है। सातवीं में भी कॉन्करेंट है। ये जो सिक्स्थ है, छठी अनुसूची, इसमें जो मेंशन है वो है आसाम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो चार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, इनके जनजाति क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान है इसमें। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इनका भी जो ट्राइबल एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा वो सिक्स्थ अनुसूची में, इसलिए गलत है, भारत का नहीं है, इन चार स्टेट्स का है। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 244(2), और इसके अलावा मेंशन है ये 275(1) में। ये दो आर्टिकल में ये सिक्स्थ शेड्यूल मेंशन है। निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? देखिए, अभी तो काफी एक्सप्रेसवे बन गए हैं, बन रहे हैं, पहला कौन सा एक्सप्रेसवे है? पहला जो एक्सप्रेसवे है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये भारत का पहला 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है। इसकी जो ये टोटल लेंथ है अप्रोक्सीमेट 93 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ थी जब ये बना था पहला। ये ध्यान में रखना है आपको। मुंबई है, सभी जानते हैं मुंबई ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। और जो पुणे है, पुणे
एजुकेशनल एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है, ये आपको पता होना चाहिए। किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? एग्रीकल्चर टैक्स किसने लगाया था इनमें से? देख ले, एक तुगलक डायनेस्टी हुई थी। तुगलक डायनेस्टी के ये थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही ये एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया था, सिंचाई कर। वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? ये काम करता है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंडर में काम करता है ये वायदा बाजार आयोग। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो वायदा बाजार आयोग है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1953 में। ये करता क्या है? जो माल है उसका विनियमन करता है। भारत में जो माल है उसका रेगुलेशन करता है, गुड्स। द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट्स गुड्स इन इंडिया। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। सी इसका सही आंसर है। यह भी चर्चा में ध्यान में रखना है इसको। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? देखिए, ये जो बना है, इसका अनाउंसमेंट जो हुआ ये दिसंबर 2005 में हुआ। ठीक है, लेकिन इसको रिकमेंड किया दिसंबर 2005 में, यूं कह सकते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूट किया था टाइगर टास्क फोर्स उस टाइम पे। जो दिसंबर 2005 में जो इसको रिकमेंड किया था, उस टाइम पे किया था टाइगर टास्क फोर्स। और अब क्या बन गया है ये? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। टाइगर टास्क फोर्स का क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा दिसंबर 2005। देखिए, अब जैसे इसका आंसर मैं आपको 2006 बताऊंगा, 2005 बताऊंगा, बहुत सारे लोग कमेंट करके कहेंगे, वो गूगल करके देखते हैं लेकिन पूरा डिटेल में पता करते नहीं है। इसलिए मैं यहीं क्लियर कर देता हूं आपको। टाइगर टास्क फोर्स है वो 2005 में बना था, दिसंबर 2005 में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। और ये 2006 में बना है। किसके अकॉर्डिंग बना है? संशोधित जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग ये बना है। क्वेश्चन पूछा है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006। बी इसका करेक्ट आंसर है। टीटीएफ पूछा जाए आपसे, 2005 इसका सही आंसर होगा, टाइगर टास्क फोर्स। नीचे दी गई घटनाओं, आंदोलनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, ये या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर डायरेक्ट रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ, साइमन कमीशन भारत में कब आया, सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कब हुई, ये इस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, जो रोलेट एक्ट है ये कब पारित हुआ था? 1919। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी?
इसकी शुरुआत की थी जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी मार्च 12 मार्च 1930 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में और ये भारत में आया 1928 में जब इसका बहिष्कार हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 8 1942। अब इसके अकॉर्डिंग जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो होगा, सबसे पहले क्या रहा है, रोलेट एक्ट, देन साइमन कमीशन, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। सो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट, देन थर्ड, सेकंड, फोर्थ। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? साइलेंट स्प्रिंग है, ये बुक थी रसेल कार्सन की, रसेल कार्सन की बुक थी ये। एडवांस एनवायरनमेंट से रिलेटेड बुक थी ये। जो रसेल कार्सन है ये अमेरिकन हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एडवांस एनवायरनमेंट पे है ये बुक। जो पेस्टिसाइड है उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, पेस्टिसाइड के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उस पे ये बुक है। आर्गन गैस किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? जो आर्गन गैस है इनमें से कौन सा जो समस्थानिक है आइसोटॉप उसके डिसोल्यूशन से बनता है? देखिए सबसे पहले तो आर्गन जो गैस है ये तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद ये तीसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई गैस पाई जाती है तो आर्गन गैस पाई जाती है। ये 0.93% पाई जाती है और ये किसके विघटन से बनती है? पोटेशियम 40। ए इसका सही आंसर है। एकता प्रथा का अंत किसने किया? देखिए ये एकता प्रथा क्या है, इंडिया में तो नहीं है अभी, पाकिस्तान में ये एकता प्रथा अभी भी चालू है। किसी भी सैनिक का प्रमोशन होता है तो वहाँ पे उसको वेतन के बदले जमीन दी जाती है, वहाँ तो शायद वेतन भी दिया जाता है, पर ये जो पहले शुरू हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे जब प्रमोशन होता था तो पैसे के बदले उसको लैंड दिया जाता था, जमीन दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, ये उसको बोलते हैं एकता प्रथा। अब इस एकता प्रथा का शुरू किसने किया? इस प्रथा को शुरू किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया था और इसको खत्म किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने एंड किया। ए इसका करेक्ट आंसर। आधा पाकिस्तान वहां के सैनिकों के पास इसीलिए है क्योंकि वो प्रमोशन के नाम पे जमीन दे देते रहते हैं उनको। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ? जो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये कब पास हुआ है? देखिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये 1949 में पारित हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 16 मार्च 1949 को
पारित हुआ है। PRIA सॉफ्ट किससे संबंधित है? पहले तो PRIA सॉफ्ट है क्या? जो रेगुलर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स उनको तो पता होगा, ये चर्चा में था अभी। PRIA सॉफ्ट क्या है? ये है पंचायती राज संस्थान अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। पंचायती राज संस्थान अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये, इसको बोलते हैं PRIA सॉफ्ट। पंचायती राज संस्थान से रिलेटेड है ये फैसिलिटेट और मैनेज करता है अकाउंटिंग ऑफ पंचायत, जो पंचायतों की लेखा व्यवस्था है उसको सुगम बनाने का ये जो PRIA सॉफ्ट है ये करता है। इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, जरूर इनको सीरियसली लेना। हाल ही में चर्चा में रहा लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? अब ये तो पता होगा लगभग। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसके थ्रू ये हुआ है। पहले इसको रोक दिया गया था कि नहीं एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। चाइना वहां तक उससे थोड़ा आगे तक पहुंच चुका है। हाल ही में चर्चा में रहा ये जो लिपुलेख दर्रा है ये कहाँ है? देखिए ये जो उत्तराखंड में सड़कों को चौड़ा करने के लिए इस पे काम हो रहा है, और इस पे पहले नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया था चाइना के प्रवोक से, और नेपाल ने कहा कि जो काली रिवर है उसके ईस्ट में जो लिम्पिया धूरा है, लिपुलेख है, काला पानी है, वो नेपाल के हिस्से में आता है। तो नेपाल ने इसमें जानबूझ के रोड़ा खड़ा किया था, लेकिन अभी इस पे काम चल रहा है सड़कें चौड़ी होने का। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? लिपुलेख जो पास है, इंडिया, नेपाल और चाइना, इन तीनों का ट्राई जंक्शन है ये। इसका लंबे समय से यूज होता है। किस चीज के लिए यूज होता है? इस लिपुलेख पास का जो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं लोग, हिंदू या बौद्ध तीर्थ यात्री जो हैं, इसका यूज करते हैं कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए। नेपाल ने इसका यूज कभी भी नहीं किया है, वो अभी बहकावे में आके कहने लग गया, अदरवाइज नेपाल ने इसका कभी यूज नहीं किया है। और ये रणनीतिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उत्तराखंड। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है बुद्धिस्ट स्टडीज का, ये है लेह में। कहाँ पे है? लेह में। अब ये जम्मू कश्मीर दे रखा है हालांकि इसमें ऑप्शन में, अभी ये यूटी हो गया तो लद्दाख भी यूटी है। होपफुली ये जल्दी वापस स्टेट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो पार्लियामेंट में ऐसा बोला था होम मिनिस्टर ने, रोक करेंगे, अभी डिलिमिटेशन चल रहा है वहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेह में है ये, लद्दाख, लेह लद्दाख में। मेन रहीम रेखा किन दो देशों को अलग करती है? मेनर हेइम ये जो रेखा है इसका जो निर्माण किया गया था ये 1920s में किया था। 1920s 1924 इसमें शुरू हुआ था, और इसका 1935-32 के अराउंड इसका कंप्लीट हुआ था।
ये दो फेज में हुआ था, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। ये है, अलग करती है रशिया और फिनलैंड को। एक क्वेश्चन कई बार इस तरीके का पूछा जाता है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? लार्जेस्ट जियोग्राफिकल पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया वाइज कौन सा जियोग्राफिकल पार्ट सबसे लार्जेस्ट है? सबसे जो लार्जेस्ट है वो है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू है, दक्षिणी भारत का काफी हिस्सा इसमें आता है। भारत के इसमें 8 स्टेट्स कवर होते हैं। ये कहाँ पे है? जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, इनके बीच में है ये इधर सतपुड़ा को विंध्य पर्वत श्रृंखला है, गंगा के मैदान से भी अलग करता है ये। इसका करेक्ट आंसर होगा डेक्कन प्लेट्यू सी। वर्चस्पति पुरस्कार, वर्चस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अबिसीनिया का नया नाम क्या है? अबिसीनिया है, इसका जो अभी नया नाम रखा है, नया नाम है इसका, वो है इथियोपिया। इथियोपिया कहाँ पे है ये? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है ये। भारत के अंडमान व निकोबार जो द्वीप है, इनकी समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये है बे ऑफ बंगाल में। और इनकी जो समुद्री सीमा लगती है थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? जो विद्युत आवेश है इसको स्टोर करने, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टोर किया जाता है वो कैपेसिटर में किया जाता है। कैपेसिटर, संधारित्र बी इसका सही आंसर होगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल गैस त्रासदी है, इसमें जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। वृद्धावस्था में हो जाने वाला नेत्र रोग है, ये वृद्धावस्था में जो नेत्र रोग होता है, कम दिखना वगैरह होता है, ये प्रेस बायोपिया होता है। प्रेस बायोपिया। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन सी सरकारों की जिम्मेदारी है? जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये किन सरकारों की जिम्मेदारी है? जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये ज्वाइंट है, संयुक्त जिम्मेदारी है केंद्र और राज्य सरकार दोनों की। इसका जो आंसर आएगा
सी आएगा करेक्ट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मैच सही नहीं हो रहा है इनमें से, इनकरेक्ट कौन सा, गलत कौन सा है। एक अधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार, जो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज हैं, ये 1970 में शुरू किया गया था, ये सही है मोनोपोलीज का। लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी, ये दीर्घावधि राजकोषीय नीति 1985 में, ये भी सही है। जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ये कृषि मूल्य आयोग है, ये 1965, ये भी सही है। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई गलत नहीं है, ये सभी सही है। भारत में महिलाओं के लिए पूर्ण रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए बनाए गए संगठन का क्या नाम है। ये विमेंस के लिए बनाया है, पूर्ण रोजगार या उनको आत्मनिर्भर प्रदान करने के लिए ये जो संगठन बनाया वो है सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, सेवा। जो कम आय वाली और जो स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिलाएं हैं उनका ये संगठन होगा। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी एला भट्ट ने, एला भट्ट ने इसकी स्थापना की थी, सेवा। निम्नलिखित में से हाल ही में कहां देश की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। जल टैक्सी सेवा ये अभी रिसेंटली है, जो नवी मुंबई को साउथ मुंबई और बेलापुर जेटी से जोड़ेगी। ये अभी इसका जो जलमार्ग मिनिस्टर हैं ये सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, इन्होंने किया था इसका अभी उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस से। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मुंबई। ये पहली है जल टैक्सी सेवा। शाही बीमारी के नाम से मशहूर जानलेवा रोग कौन सा है। शाही बीमारी, शाही बीमारी ये जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ये एक जेनेटिक रोग है। इसको क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर जेनेटिक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो शरीर से बाहर ब्लड बहता है वो जमता नहीं है, और उसकी वजह से जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड नहीं रुक रहा है तो वो डेथ हो जाती है। ये शुरू हुआ था ब्रिटेन की महारानी से। ये बीमारी पहली बार जो ब्रिटेन की महारानी थी उसमें हुई थी। उसके बाद उसके बेटे की है जो एक एक्सीडेंट में डेथ हुई, वो ब्लड रुका नहीं क्योंकि जेनेटिक उसको भी ये बीमारी थी और उनकी डेथ हो गई थी। इनकी दो बेटियां थी महारानी की जो अलग अलग कंट्रीज में किसी प्रिंस वगैरह से शादी की इन्होंने, उनके भी ये बीमारी हो गई, फिर ये धीरे धीरे फैलती गई। सो इसको शाही बीमारी भी बोलते हैं। ये ब्रिटेन की महारानी से शुरू हुई थी। हीमोफीलिया, क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं इसको। सो ये थे आज का टेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। और कोई आपकी क्वेरीज है ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।